हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंज्यूमर्स बिहेवियर टॉपिक को, जहाँ पर हम लोग ब्रीफ में देख रहे हैं कि कंज्यूमर किसे कहते हैं एंड कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो किस तरह से होता है, एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करते हैं एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड भी टॉपिक हम लोगों ने हमारे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जहाँ पर हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हुए दो कंज्यूमर्स लॉ पढ़े थे, विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक कंज्यूमर जो है वो कोशिश करते हैं एक कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को तब तक कंज्यूम करने की जब तक कि हर एक यूनिट से जो भी सेटिस्फैक्शन उनको मिल रहा है वो सेटिस्फैक्शन उनका मैक्सिमम नहीं हो जाता है। मतलब एक कंज्यूमर का बिहेवियर है कि वो एक एक करके यूनिट वाइज कंज्यूम करते जाते हैं कमोडिटीज़ को, और हर एक वस्तु से हर वस्तु के आखिरी यूनिट से, लास्ट यूनिट से जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है विच इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, वो धीरे धीरे करते करते घटती जाती है, और इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सिमिलरली सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन भी हमने पढ़ा था, जहाँ पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने ये देखा और जाना कि कंज्यूमर जो है वो एक से ज़्यादा वस्तुओं का जब कंजम्पशन करते हैं तो वो चाहते हैं कि हर एक जितने भी कमोडिटीज़ का वो कंजम्पशन कर रहे हैं, हर वस्तु के आखिरी यूनिट से जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो उनके लिए हर बार कांस्टेंट हो, और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फाई हो रहा है या फिर काम कर रहा है। सो बेसिकली दोनों के दोनों लॉज में हम कंज्यूमर के बिहेवियर को ही डिस्कस करते हैं, और वो डिस्कस करते हुए हम अब पहुंच जाएंगे हमारे अगले टॉपिक पर, जहाँ पे हम देखेंगे कि कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को हम कैसे अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। यूटिलिटी अप्रोच है आपका और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी है, तो हम उन्हीं टॉपिक्स पर आगे बढ़ेंगे। जब कोई कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उस एक वस्तु के कंजम्पशन से उनको कहाँ पर मिलेगा सेटिस्फैक्शन, जिससे कि वो इक्विलिब्रियम को प्राप्त होंगे या संतुलन पर पहुँचेंगे। और हम दूसरे केस में भी देखते हैं, चूँकि ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, तो चलो फटाफट से हम इनका क्विक रिवीजन भी देख लें कि क्या क्या कंडीशंस हैं, और पॉइंट्स टू बी रिमेंबर भी आप इसको कह सकते हो, याद रखने वाले पॉइंट्स के तौर पर आप इन पॉइंट्स को याद रखोगे और बात को समझोगे। तो हम आगे देखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फॉर सिंगल कमोडिटी। टॉपिक जो होगा वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फॉर सिंगल कमोडिटी। एक ही कमोडिटी को कंज्यूम जब कर रहा है कोई कंज्यूमर, तो इस केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ये हमारा पॉइंट है। तो इस केस में जब कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं, सिंगल कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं, तो देयर इज सम कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। एक सिंपल सा कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि कंज्यूमर मान के चला जाए कि एक्स कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस एक्स कमोडिटी के कंजम्पशन से कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है विच इज़ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन कंज्यूमर ने उस कमोडिटी को खरीदने के लिए जो प्राइस पे किया है, तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, तो हम रेशियो लेते हैं सबसे पहले, तो जिस कमोडिटी को कंज्यूम किया जा रहा है उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जितनी भी यूनिट में उसको कंज्यूम किया गया, और जो प्राइस है कमोडिटी को खरीदने में जो खर्च किया गया है, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स। अगर ये दोनों बराबर हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, इसको मैं और सिंप्लीफाई करके बताऊंगी। एक बेसिक सा कंडीशन है कि जो भी यूनिट वाइज कंजम्पशन किया गया
कमोडिटी का, और जो सेटिस्फैक्शन मिला उस कमोडिटी के कंजम्पशन से और जो कीमत चुकाई गई है वो अगर इक्वल है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से, तो ये कंडीशन है कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की। इसी को कहते हैं कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। इसी सेम बात को आप ऐसे भी जान सकते हैं, और किताबों में आप देखोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो मिला और उस कमोडिटी को खरीदने के लिए जो कीमत चुकाई गई, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी सिंगल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम को बतलाता है। तो ये दोनों बातें सही है। ये भी रेशियो है कीमत और सेटिस्फैक्शन का, और बराबर हो जाता है अगर ये जितना प्राइस आपने पे किया है, तो जो मनी हम स्पेंड कर रहे हैं कमोडिटी को खरीदने पर, उस मनी की जो यूटिलिटी है अगर वो बराबर है सबके, तो ये आपका सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फॉर टू, या फिर आप बोल सकते हैं मोर देन टू, चूंकि दो एक साथ या दो से अधिक वस्तुओं का भी कंजम्पशन किया जा सकता है, तो उस केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे होगा और कहाँ होगा, ये अगर हमको जानना है तो इसके भी अपने कंडीशंस हैं। मान कर चला जाए कि एक साथ 3 कमोडिटी का कंजम्पशन हो रहा है, तो जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा, ठीक है, फॉर 3 कमोडिटी, सपोज दैट आप उसी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी ज़्यादा कमोडिटी तो कंडीशन क्या बनेगा। मान लो 3 कमोडिटी है, पहली कमोडिटी है एक्स, तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला और उसके लिए जो कीमत चुकाया गया अगर वो बराबर है, दूसरी कमोडिटी है वाई, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला और उसके लिए जो कीमत चुकाया गया उसके, और अगर ये दोनों बराबर हैं, तीसरी कमोडिटी सपोज जेड के से जो सेटिस्फैक्शन मिला है और उसके लिए जो प्राइस चुकाया गया उसके, और ये तमाम चीज़ें अगर बराबर हैं, अगर ये सारे के सारे कमोडिटीज़ अलग अलग कमोडिटीज़ हैं, उनसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है, अगर ये सब बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, मतलब इन तीनों ही कमोडिटीज़ को खरीदने पर जो पैसा खर्च किया गया उसके, तो ये कंडीशन कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज़, मोर देन 2 कमोडिटीज़ एंड मेनी कमोडिटीज़। आप कितने भी कमोडिटीज़ को अगर कंज्यूम कर रहे हैं एज अ कंज्यूमर, तो एक कंज्यूमर का जो संतुलन है वो हमेशा इस कंडीशन पर आकर सेटिस्फाई होगा। इस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। अब चलेंगे आगे अगले टॉपिक पर। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी यूनिट का वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं हम? तो इंडिफरेंस कर्व, देखिए यहाँ 2 शब्द है, एक तो इंडिफरेंस, दूसरा कर्व। कर्व वर्ड है तो इससे हम क्या समझेंगे? कर्व है मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये मतलब इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफ पर बनाया जाने वाला टर्म है। अब ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है तो क्या प्रेजेंट किया जाता है इससे? तो इंडिफरेंस का मतलब हो गया उदासीन, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वेरियस पॉइंट्स का, जिसको आप वेरियस लोकस बोल सकते हैं, मतलब कॉमन पॉइंट्स को हम कहते हैं लोकस। तो वेरियस पॉइंट्स का जो कि शो करता है, ये पॉइंट्स क्या दिखाते हैं? तो ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं कंज्यूमर को मिलने वाले सेटिस्फैक्शन के बारे में, ये पॉइंट्स आपको बताते हैं। और ये सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को कब मिलता है? जब वो कंज्यूम कर रहे होते हैं 2 कमोडिटीज़ को। तो 2 कमोडिटीज़ के कंजम्पशन से कंज्यूमर को
सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही इंडिफरेंस का मतलब है, ठीक है। तो जब कंज्यूमर के पास दो कमोडिटीज हैं, सपोज दैट एक्स एंड वाई, इन दोनों कमोडिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। सपोज एक्स एक्सिस पर हम एक्स कमोडिटी लेंगे और वाई एक्सिस पर वाई कमोडिटी लेंगे। तो जब कंज्यूमर अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग कॉम्बिनेशंस में दोनों कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे होते हैं, वाई की ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स की कम, एक्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने वाई की क्वांटिटी घटाई, एक्स की क्वांटिटी और बढ़ाने के लिए वाई की क्वांटिटी को उन्होंने और कम किया। तो इस तरह से जब आप कॉमन पॉइंट्स बनाओगे, ठीक है, ये हो गया एक कॉमन पॉइंट, वाई की कमोडिटी वाई की क्वांटिटी ओ ए यूज़ करनी है, एक्स की कमोडिटी ओ डी यूज़ कर रहा है। सपोज़ कि उनको वाई की क्वांटिटी बढ़ानी है तो एक्स की जो क्वांटिटी है उन्होंने घटाई। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सी ओ सी क्वांटिटी एक्स की यूज़ करनी है, ओ बी क्वांटिटी उन्होंने वाई की कंज्यूम करी। सिमिलरली वाई की और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने एक्स की और क्वांटिटी घटाई। तो एक्स की क्वांटिटी उन्होंने ओ बी कर दी, जबकि वाई की क्वांटिटी उन्होंने ओ सी करी। और अगर करोगे तो वाई की क्वांटिटी उनको और बढ़ानी है तो उन्होंने वाई की क्वांटिटी डी कर दी और एक्स की क्वांटिटी उन्होंने ए कंज्यूम करी। तो जब इस तरह से कंज्यूमर दो कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं और इन दोनों कमोडिटीज़ के कंजम्पशन से जो उनको ये सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यानी ये सारे पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे मेंशन करे हैं, इन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट्स बताते हैं कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और जब आप इन पॉइंट्स को मिला दोगे तो आपको एक कर्व मिलेगा। जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे यू विल गेट अ कर्व, ठीक है। और इसी कर्व को हम सिंपली इंडिफरेंस कर्व बोल रहे हैं। ये इंडिफरेंस कर्व क्या दिखा रहा है? तो ये इंडिफरेंस कर्व दिखा रहा है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को जो कि एक कंज्यूमर को मिल रहा है। कैसे? तो जब कंज्यूमर अलग अलग कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं और उसके कंजम्पशन से उनको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, ठीक। इस इंडिफरेंस कर्व के शेप और आकार की बात करें तो ये इंडिफरेंस कर्व जो है ये कॉन्वेक्स होता है टू दी ओरिजिन। अगर आप इसके शेप की बात करो तो ये कॉन्वेक्स है टू दी ओरिजिन, शेप इसका, ठीक है। ओरिजिन की तरफ ये थोड़ा झुका हुआ होता है, जो कि क्यों होता है? तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि कंज्यूमर जब किसी एक कमोडिटी की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं, सपोज वो यहाँ पर हैं, तो अगर उनको एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो वाई की क्वांटिटी उनको घटानी पड़ती है। वाई की क्वांटिटी घटी तभी एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो एक यूनिट के जितने, एक कमोडिटी के जितनी क्वांटिटी को रिप्लेस किया जाता है विद द क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी, इसी को हम MRS बोलते हैं, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स। तो जितना भी हो रहा है दैट इज कॉल्ड MRS एंड ड्यू टू दिस इसका शेप बनता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब बात अगर हम करें कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, तो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ये कर्व आप देखोगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब हो गया इन्वर्स रिलेशन को ये दिखा रहा है। तो दो कमोडिटी के कंजम्पशन के बीच में हमेशा उल्टा संबंध है, यानी कंज्यूमर एक कमोडिटी को अगर बढ़ाएगा कंजम्पशन में तो दूसरे कमोडिटी के कंजम्पशन को उसको कम करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कंज्यूमर का जो इनकम है वो फिक्स्ड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। और फिक्स्ड इनकम के साथ, गिवन लेवल ऑफ इनकम के साथ, अगर वो दो कमोडिटी के कंजम्पशन को एक साथ करना चाहेगा तो एक वस्तु की मात्रा को अगर वो बढ़ाता है अगली की मात्रा को घटाएगा। और इसी को ग्राफिकली हम जिस कर्व से प्रेजेंट कर रहे हैं उसे ही हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। उसी तरह से यहीं पर आप एक और बात जाने, इंडिफरेंस मैप किसे कहते हैं? इंडिफरेंस मैप का मतलब हुआ कि आप एक साथ, इंडिफरेंस मैप इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट? तो इंडिफरेंस मैप इज अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को जब तुम एक साथ बनाओगे,
एक ही एक्सिस पर, तो उसको हम इंडिफरेंस मैप बोलेंगे। और ऐसा बनाया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। सपोज दैट मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है, तो एक इंडिफरेंस कर्व है, एक लेवल ऑफ कंजम्पशन को दिखा रहा है पहला, इसी पर आपने दूसरा बना दिया तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखा रहा है, तो दूसरा इंडिफरेंस कर्व बना, तीसरा आपने उससे भी ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखा रहा है, चौथा उससे भी ज़्यादा। तो ये हो सकता है हर एक कर्व अपने अपने कॉम्बिनेशंस को दिखा रहे हैं दो कमोडिटी के। और इस तरह से जब आप एक साथ, ठीक है, एक साथ वेरियस इंडिफरेंस कर्व्स को दिखाते हुए कंज्यूमर के अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो कर रहे हैं, तो उसे हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। लास्टली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो आपको मैंने बताया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, सपोज दैट दो कमोडिटी कंज्यूम हो रही है, तो जितनी क्वांटिटी आप वाई की बढ़ाना चाहोगे उतनी क्वांटिटी आपको एक्स की घटानी पड़ेगी। तो इंडिफरेंस कर्व के शेप का कारण है MRS, एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपके स्लोप या शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को दिखाता है। इसके साथ हम माइनस का साइन इसलिए पुट करते हैं क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप को भी साइड बाय साइड साथ में दिखा रहा होता है। इस तरह से कंज्यूमर बिहेवियर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पर हमारा ओवर होता है। एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी यूनिट का, इसी चैप्टर का, विच इज़ डिमांड। चलिए अब हम डिमांड में डिस्कस करें। डिमांड रिलेटेड टॉपिक को एक बार हम उसका रिव्यू लेकर देखें। सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर जानने के बाद कंज्यूमर अब डिमांड में किस तरह से बिहेव करते हैं, डिमांड कैसे करते हैं, डिमांड क्या है, इन तमाम बातों के साथ आगे बढ़ाते हैं हम अपनी क्लास को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिमांड की, फिर डिमांड से रिलेटेड टॉपिक हैं उनको वन बाय वन करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिमांड? तो अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड का मतलब हो गया दैट क्वांटिटी, डिमांड का मतलब हो गया क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी? ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की मात्रा, ठीक है। अब डिमांड में हम वस्तु की कौन सी मात्रा की बात कर रहे हैं, ये मुद्दा है हमारा। तो डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, जिसको, वो मात्रा जिसको कोई भी व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति के साथ दो कंडीशन होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति उस मात्रा को खरीदने की इच्छा रखता है, विलिंग, और वो खरीदने के एबल हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इच्छा है आपके पास, आप चाहते हैं कि हाँ वो चीज़ मैं खरीद पाता या पाती, और आपके पास एबिलिटी नहीं है, जेब में उतने पैसे ही नहीं है, तो यहाँ पर डिमांड नहीं हो पाएगा। अगर एबिलिटी है, आप खरीदने के एबल हैं, आपके पास पैसे हैं और आप खरीदना चाहते भी हैं, विलिंग भी हैं, और उस कमोडिटी को चूँकि आप खरीद रहे हैं तो उसको आप एक कीमत में खरीदेंगे, है ना, एक दिए हुए कीमत पर खरीदोगे। अच्छा, कीमत के साथ आप उसको एक पर्टिकुलर प्लेस से खरीदोगे विच इज़ कॉल्ड मार्केट, तो मार्केट से खरीदोगे। और ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड में, ठीक है। विलिंग और एबल किस चीज़ के? तो टू बाय, खरीदने के कैपेबल होने चाहिए और इच्छुक होने चाहिए, और ये सब हम देखेंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। तो अब बातें सब जोड़ कर देखें तो एक दिए हुए समय में अगर कोई व्यक्ति एक वस्तु की मात्रा को खरीदना चाहता है और खरीदने के एबल है, तब जब वो वस्तु की एक कीमत है बाजार में और वो वस्तु अवेलेबल भी है, तो उस मात्रा को, उस क्वांटिटी को ही हम कहेंगे डिमांड। व्हाट इज डिमांड? तो डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ गुड which a person is willing to buy at a given price, और इस चीज़ को वो खरीदने के कैपेबल है, खरीदना चाह रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड। अब है कि डिमांड के लिए ना 5 एलिमेंट्स हैं,
कहने का मतलब है कि डिमांड कब होगा, तो डिमांड को फुलफिल करने के 5 आप कह सकते हैं एलिमेंट्स हैं या 5 कंडीशंस हैं। जहाँ कहीं पर भी ये 5 एलिमेंट्स एक साथ मिलेंगे, डिमांड जो है वहीं पर पूरा होगा, डिमांड वहीं पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्या है एलिमेंट, तो सबसे पहला एलिमेंट है डिजायर ऑफ गुड, उस वस्तु को प्राप्त करने की चाहत, इच्छा। मतलब अगर आपके पास डिजायर है, किसी वस्तु को आप चाहते हैं पाना, तो ये सबसे पहला कंडीशन बनता है किसी भी वस्तु के डिमांड को पूरा करने का। तो डिजायर, इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, सफिशिएंट रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है सफिशिएंट रिसोर्स होना चाहिए, सफिशिएंट रिसोर्स टू बाय, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए उस वस्तु को खरीदने के लिए। अब रिसोर्स से कुछ भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि हम वस्तु को बिना पैसों के भी खरीद सके, आप कोई चीज़ एक्सचेंज कर लें उसके बदले में, तो इसलिए रिसोर्स सही है। अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्स है उस वस्तु को खरीदने के लिए, तो आप उस वस्तु को खरीदेंगे। और ये दूसरा बेसिक एलिमेंट है जो डिमांड को पूरा करता है। थर्ड है विलिंग टू बाय, मतलब विलिंगनेस टू बाय, आप कह सकते हैं वस्तु को खरीदने की इच्छा और खरीदने की या फिर उस पर पैसे खर्च करने की इच्छा तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिमांड को पूरा करने का। विलिंगनेस टू बाय या विलिंगनेस टू स्पेंड, पैसा है, डिजायर भी है, पता चला कि खरीदना नहीं चाह रहे हैं, पैसे खर्च करना नहीं चाह रहे हैं, तो डिमांड नहीं होगा। डिमांड कब होगा, जब इच्छा है, जब रिसोर्स है, पैसा है, और उन दोनों को हम एक साथ यूज करना चाह रहे हैं, रिसोर्स को हम स्पेंड करना चाह रहे हैं हमारे उस वस्तु पर, तो ये हमारे डिमांड को पूरा करने का तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनता है। नाउ व्हाट इज फोर्थ एलिमेंट, तो फोर्थ एलिमेंट है प्राइस। उस वस्तु की कोई कीमत होनी चाहिए, तब जाकर आप उसको खरीदोगे। पता चला डिजायर है, पैसा भी है, चाहत भी है, कोई कीमत नहीं है वस्तु की। कई बार ऐसा नहीं होता है, आप कोई सामान देख रहे हैं, आप वो खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ किसी कीमत की नहीं है, या कोई इसको बेचना नहीं चाह रहा है, उसने कोई कीमत नहीं लगा रखी है, आप उस केस में वो वस्तु खरीद नहीं पाएंगे। तो कीमत भी दी हुई होनी चाहिए, तब जा कर के आप उस चीज़ को खरीद पाएंगे। गिवन टाइम पीरियड में, ये आपका आखिरी एलिमेंट है। इसी में एक और अगर ऐड कर दिया जाए तो गिवन टाइम पीरियड के साथ वस्तु की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड, पता चला सब कुछ है, सामान अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड होना चाहिए। ये 5 एलिमेंट्स जहां कहीं पर भी एक साथ मिलेंगे, वहां पर वस्तु का जो डिमांड है वो पूरा होगा। चलिए डिमांड के साथ आगे बढ़ें। अगला टॉपिक क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे जब डिमांड की, तो हमने यहाँ पर बात करी थी कमोडिटी की वो तमाम क्वांटिटी, ऑल द क्वांटिटी जिसको लोग खरीदना चाह रहे हैं। लोग से यहाँ पर मतलब था क्या, कंज्यूमर, पर्सन का मतलब यहाँ पर हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो जिसको खरीदना चाह रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है। क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर हम किसी भी वस्तु की एक निश्चित मात्रा की बात करेंगे। स्पेसिफिक क्वांटिटी, किसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी, तो किसी भी वस्तु की एक निश्चित मात्रा। अब स्पेसिफिक क्वांटिटी है तो ये एक निश्चित कीमत पर ही मिलेगी, तो पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है, स्पेसिफिक क्वांटिटी को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये मार्कर ही है, ठीक है, मान के चलिए मार्कर है, इस मार्कर की क्वांटिटी बहुत हो सकती है। इसका एक पूरा पैक जिसमें 12 मार्कर्स आ रहे हैं, 10 मार्कर्स आ रहे हैं, या इस मार्कर का पूरा एक कार्टून जिसमें बहुत सारे क्वांटिटी नंबर्स ऑफ मार्कर्स हैं, तो एक निश्चित मात्रा है। अब एक मार्कर लेंगे तो उसकी कीमत 30 रुपये पड़ेगी, एक पूरा डब्बा लेंगे सपोज दैट तो उसकी कीमत 200 पड़ेगी सपोज दैट। अगर हम पूरा एक कार्टून लेंगे तो उसकी कीमत 2000 पड़ेगी। तो इस तरह से अलग अलग क्वांटिटी है और उसकी कीमत अलग अलग है। लोग अगर वो तमाम क्वांटिटी ले रहे हैं, जहाँ कहीं पर भी हम उन तमाम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वो डिमांड है। और अगर क्वांटिटी डिमांड की बात करा है तो इस कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जिसको कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है
और उसको खरीदने के लिए कंज्यूमर एक स्पेसिफिक कीमत चुका रहा है, उसको ही हम क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। बाकी ये सब जो है ये यहाँ पर भी होना चाहिए। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में कमोडिटी को पर्टिकुलर प्राइस पे कंज्यूमर गिवन टाइम पीरियड में खरीद रहा है, खरीदने की इच्छा रखता है और खरीदना चाहता है, खरीदने के कैपेबल है, that quantity, that specific quantity refers to the quantity demanded. It is that quantity of goods which a consumer is willing and able to buy at a specific price in a specified period of time. Now move on to the next, and the next topic is market demand. चलिए डिमांड के ही हम टाइप की बात करेंगे। तो डिमांड के हमारे पास दो टाइप हैं, एक तो मार्केट डिमांड और दूसरा है इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है ना, इंडिविजुअल डिमांड किसे बोलेंगे और मार्केट डिमांड हम किसे बोलेंगे, ये टॉपिक हम लोगों को जानना है ज़रा। तो इंडिविजुअल डिमांड से शुरुआत करें सबसे पहले। तो अब देखिए मार्केट में कमोडिटीज़ बहुत सारी होती हैं अलग अलग, ठीक है। तो जितनी भी अलग अलग कमोडिटीज़ हैं उन तमाम कमोडिटीज़ का डिमांड कहला रहा है, ठीक। इंडिविजुअल डिमांड में हम बात कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी की एक डिमांड वर्ड है, देखो इसको याद रखने का तरीका है, समझने का तरीका। डिमांड वर्ड है तो ये सब आएगा इसके अंदर, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, जिसको अलग अलग पर्सन्स या फिर अलग अलग कंज्यूमर्स खरीदने की इच्छा रख रहे हैं और खरीदना चाह रहे हैं दिए हुए समय में, दिए हुए कीमत में, बाजार में, दैट इज कॉल्ड डिमांड। व्हाट इज इंडिविजुअल वर्ड मीन्स यहाँ पर, तो इंडिविजुअल वर्ड से यहाँ पर मतलब होगा इंडिविजुअल कंज्यूमर, बस इतना ही याद रखिए, काम हो जाएगा। मतलब किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को अगर एक व्यक्ति के द्वारा, किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि एक कंज्यूमर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं और उसको परचेज करने के वो कैपेबल होने चाहिए, एबल होने चाहिए, और ये सब कर रहे हैं अगर वो दिए हुए प्राइस पे, तो उसी को हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। इंडिविजुअल डिमांड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स को जो डिमांड किया जाता है बाय एन इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के द्वारा। तो कोई एक व्यक्ति यानी कोई एक कंज्यूमर आप बोलें तो इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा जो डिमांड होता है उसी को इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। याद रखने का एकदम बेसिक और छोटा तरीका। नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड, तो अगेन मैं बोलूँगी डिमांड वर्ड है तो ये सब तो है ही है, मार्केट से बस हमको समझना है कि क्या बात हो रही है। तो जहाँ कहीं पर भी मार्केट की बात आए हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। मतलब कहने का हुआ कि किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जिसको मार्केट में अवेलेबल सारे कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदने की इच्छा की जा रही है, खरीदने के वो सारे कंज्यूमर्स कैपेबल हैं, खरीदने के लिए एबल हैं और उसको वो खरीद रहे हैं गिवन टाइम पीरियड में, दैट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी रेफर्स टू द मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, देयर आर टू वेरिएंट्स या देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा, एंड इसके कॉन्सेप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। एक कंज्यूमर, चूंकि इस मार्कर को तो बहुत सारे लोग खरीद रहे होंगे, अब इस मार्कर को जितने भी लोग खरीद रहे हैं उसमें से सिर्फ एक कंज्यूमर की बात करूंगी। सपोज मैं अपनी बात करूंगी तो मैं इस मार्कर की कितनी क्वांटिटी खरीद रही हूँ, खरीदने के लिए एबल हूँ, खरीद भी रही हूँ और एक दिए हुए प्राइस में ले रही हूँ। तो अगर सिर्फ मेरे डिमांड की बात हो रही है मतलब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं। नाउ इस मार्कर के मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होंगे, उन तमाम कंज्यूमर्स के द्वारा जितनी भी क्वांटिटी इस मार्कर की परचेज की जा रही है एक गिवन टाइम पीरियड में, और परचेज की जा रही है मतलब लोग एबल है तभी खरीद रहे हैं, परचेज की जा रही है मतलब लोग विलिंग हैं, तैयार हैं खरीदने के तभी खरीद रहे हैं। तो उन तमाम कंज्यूमर्स के द्वारा क्वांटिटी जो डिमांड की जाएगी उन सबको अगर जोड़ दे विल गेट द मार्केट डिमांड, एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एंड इंडिविजुअल डिमांड। अब
हम लोगों को इसके आगे जाना है, इसके आगे के टॉपिक्स पर हम मूव करेंगे। इसके आगे बहुत सारे टॉपिक आएंगे हमारे। सबसे पहले तो हम एक पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन, एक टॉपिक है हमारा। एंड डिमांड फंक्शन को फ़िलहाल मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ, और शॉर्ट में, चूँकि हमारा क्विक रिवीजन ही चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और ज़रा डिटेल में समझेंगे। डिमांड फंक्शन के अंदर बेसिकली आपको जानना ये है, फंक्शन मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शन मीन्स फंक्शनल रिलेशनशिप। अब किसके बीच में हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो जब हम बात कर रहे हैं डिमांड से रिलेटेड, तो देयर आर टू टर्म्स, रिलेशनशिप बिटवीन टू। सबसे पहला तो डिमांड, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड या डिमांड, और दूसरा डिमांड को डिटरमाइन करने वाले, निर्धारित करने वाले फैक्टर्स, तो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स आप बोल सकते हैं। तो कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और उन फैक्टर्स और किसी भी वस्तु की मात्रा जो डिमांड की जा रही है, उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, उसी को हम डिमांड फंक्शन से एक्सप्रेस करते हैं। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं और डिमांड में वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इसी टॉपिक के साथ हम हमारे नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। देखो, ये क्विक रिवीजन का क्लास होने वाला है, पता है मुझे, लेकिन ये यूनिट थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से आपको एक आध यूनिट में एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस लेने होंगे फॉर द रिवीजन। तो आप सबका काम है ये सारे टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान से एक बारी पढ़ लें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।